अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? मुसलमान वोट किसको मिलेगा और किसका कटेगा? चुनावी बिसात पर मुस्लिम वोटों का हिसाब हो रहा है। मुस्लिम वोटर्स की काउंटिंग हो रही है, लेकिन मजहब नहीं, जाति के आधार पर। चुनावों में पहले हिंदू बनाम मुस्लिम की कहानी चलती थी। मुसलमानों को कुछ पार्टियां टेकन फॉर ग्रांटेड समझती थी। वो भी अब 24 के चुनाव के लिए मुसलमानों की जाति में वोट बैंक तलाश रही है। अगड़े पिछड़े मुसलमानों को लेकर नए चेहरे, नए मोहरे, नए दांव और नई रणनीति सेट हो रही है, क्योंकि बिहार की जातीय जनगणना से पहली बार मुस्लिम जातियों का भी आंकड़ा पता चला है। बिहार की आबादी में 17.42% मुसलमान हैं और इसमें से करीब 10.5% अति पिछड़े, 2% पिछड़े और 4.8% अगड़े मुसलमान हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यही 4.8% अगड़े मुसलमान सत्ता का असली मजा लेते हैं, जबकि पिछड़े और अति पिछड़े मुसलमान हाशिए पर हैं। अब तक भारतीय राजनीति पूरे समुदाय को एक मानकर चलती थी, पर अब पता चला कि बिहार में ज्यादातर मुसलमान अति पिछड़ा समूह के हैं और मुसलमानों में भी सवर्ण, दलित और अति पिछड़ों की तस्वीर में 24 की चुनावी लड़ाई का रुख बदल दिया है। असर जाति जनगणना के बाद सभी पार्टियों पर दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि अब हर तबका अपना प्रतिनिधित्व चाहेगा, चाहे वो संसद हो और चाहे वो राज्यों की विधानसभाएं हों। चूंकि वोट का गणित होता है और मुसलमानों की जाति का यही गणित कमोबेश पूरे देश में भी है। पिछड़े और दलित यानी पसमानदा मुसलमान भारत में कुल मुस्लिम आबादी का 85% है। लिहाजा बिहार की जातीय जनगणना पर इंडिया अलायंस के जो राहुल गांधी, लालू यादव और नीतीश इतरा रहे थे, अब उनके सामने अति पिछड़े मुसलमानों के इन आंकड़ों ने चिंता की बड़ी लकीर खींच दी है। वो ये कि क्या मुस्लिम वोटर्स में अब बिखराव हो जाएगा? मुसलमान मजहब के नाम पर एकमुश्त वोट बैंक बनेंगे या जाति में बंटकर वोट देंगे? क्या मुसलमानों में अगड़े पिछड़े के नाम पर फूट पड़ जाएगी? क्या इंडिया अलायंस जिस मुस्लिम वोट बैंक को टेकन फॉर ग्रांटेड समझ रहा था, वो उनके पाले से खिसक जाएगा? क्या जरूरत पड़ी है इन आंकड़ों की? भाई ये तो इलेक्शन दिखाई दे रहा है उनको सन 24 का। उस इलेक्शन की वजह से सारी ये धंधे कर रहे हैं, तो इससे काम चलेगा नहीं। जातीय जनगणना पर इन्हीं पार्टियों के नेताओं ने खूब शोर मचाया था, खूब तालियां बजाई थी। एक सुर में पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग करने लगे थे। राहुल गांधी तो जितनी आबादी उतना हक का टेप लेकर आ गए थे। तो अब सवाल ये, क्या मुसलमानों में जिस जाति की जितनी आबादी है उसको उतना हक मिला है? जवाब है नहीं। मुसलमानों को 3 समूहों में बांटा गया। अशराफ यानी अगड़ी जाति के मुस्लिम, जैसे सैयद, शेख और पठान। अजलाफ, इसमें पिछड़े मुस्लिम आते हैं। और अरजाल, इस कैटेगरी में दलित मुस्लिम जैसे दर्जी, इद्रीस, मोमिन, कुरैशी, सैफी को शामिल किया गया है। बिहार में संख्या के हिसाब से अजलाफ और अरजाल 17.7% मुसलमानों में करीब 13% है, जबकि इनकी राजनीतिक भागीदारी उतनी नहीं। सरकार के इस आंकड़े ने बिहार के मुसलमानों में अगड़े पिछड़े की लड़ाई छिड़ दी है, क्योंकि अगड़ी मुस्लिम जातियां सैयद, शेख और पठान सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हैं। राजनीति में भी इन्हीं अगड़ी मुस्लिम जातियों का वर्चस्व रहा है। पिछड़े और दलित मुसलमान यानी पसमानदा की नुमाइंदगी नाम मात्र है। देखिए, ऐसा कि मुसलमान को जातियों में तोड़ करके आप एक और दिक्कत पैदा कर रहे हैं। आखिर बताइए कि ओबीसी के आरक्षण में अंसारी को छोड़ के किसी मुस्लिम ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं है? अब तो मुसलमान अपना आरक्षण का हिस्सा मांगेगा, दलित में भी वो आरक्षण का हिस्सा मांगेगा। तो नीतीश कुमार, चूंकि उनकी अपनी राजनीतिक पारी खत्म हो रही है, तो वो चाहते हैं देश को इतना बांट दो कि देश में समाज एक दूसरे के साथ रहने की स्थिति में ही न रह जाए। पसमानदा समाज हमेशा हाशिए पर ही रहा है, हमेशा अगड़े मुस्लिमों के पीछे चलने वाला समूह ही बना रहा। पिछड़े, अति पिछड़े मुसलमानों को अपनी तरफ मोड़ने के लिए इमोशन का सहारा लिया जाता रहा। लेकिन क्या 24 के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक का ये सबसे बड़ा हिस्सेदार खेल कर देगा? जैसा मोदी सरकार की कई योजनाएं, जैसे पीएम आवास योजना, धन योजना, तो क्या उन योजनाओं के लाभ मुसलमानों को मिला है? तो क्या जो है 2024 के चुनाव में मोदी के साथ मुसलमान आएंगे? मुझे नहीं लगता वो भी ज्यादा मिला है। मेरे ख्याल से ज्यादा जो पॉपुलैरिटी है वो हिंदुओं को मिली है। मुसलमानों को अगर 1% मिली होगी तो उसके बाद में बहुत सारी चीजें बंद भी तो करी गई है। यूपी में मुसलमानों की आबादी 19% है, लेकिन योगी राज्य में कई ऐसी योजनाएं हैं जैसे आवास, शौचालय
35% मुसलमानों को उन योजनाओं का फायदा मिला है, तो क्या 2024 के चुनाव में योगी के काम जो है बीजेपी मुसलमानों को वोट दिला पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो भी 1% नहीं मिला है। अगर वो जो है 2% या 3% भी मिलता है वो अलग। नहीं जी, उतना नहीं मिला जितना मुसलमानों ने करा है इस देश के लिए, उतना आरक्षण नहीं मिला ना। ऐसा हुआ है आज तक, सब पार्टियों ने ठगा है पूरी तरीके से। तो ये विपक्ष की साजिश है, मुसलमानों को शिक्षा से रोजगार से दूर रखो और इनको वोट बैंक बनाकर रखो और हमेशा इनसे वोट लेते रहो। अब सियासत की सुई इस पर अटकी है कि मुसलमानों को आगड़ों पिछड़ों में बांटकर कैसे राजनीतिक लाभ लिया जाए। इसलिए मुसलमानों की जाति में अब वोट बैंक की तलाश हो रही है। चुनावी राजनीति में किसी भी समुदाय की बड़ी आबादी मायने रखती है, लिहाजा सियासी पार्टियां नए सिरे से मंथन कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर मुस्लिमों के लिए, खासकर पसमानदा मुसलमानों के लिए ज्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग भी उठने लगी है। जाति जनगणना जो हुई है उससे असर बिल्कुल डिफेक्ट है, पड़ेगा जरूर। यूं पड़ेगा कि 80 से लेके 85% मुस्लिम समाज की, पसमानदा समाज की बिरादरियां हैं। और अब जब ये जाति जनगणना से सामने आ गया सब चीज, तो आज तक जितनी पार्टियां भी हैं सब पिछड़ी जातियों को पीछे करती आई हैं, उनका हक मारती आई हैं और वो उनका वोट इस्तेमाल करती आई हैं। मगर अब वो लोग ये कह रहे हैं कि पसमानदा समाज के लोग, पिछड़ी जातियों के लोग, कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसकी उतनी भागीदारी हो। तो क्या मोदी विरोधी जितनी आबादी उतना हक वाले नैरेटिव को हकीकत में बदलेंगे? पिछड़े, अति पिछड़े मुसलमानों का सियासी हक नहीं मानेंगे? यही तो पीएम मोदी भी पूछ रहे हैं कि कांग्रेस और उसके सहयोगी इन मुसलमानों को हक देंगे या नहीं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? फिलहाल मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए नवभारत की टीम ने देश के अलग अलग शहरों के मुसलमानों का मूड जाना। क्या मुस्लिम वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होंगे या जाति में टूटकर वोट करेंगे? इस सवाल पर उत्तर प्रदेश के अमरोहा और मुरादाबाद के मुसलमानों ने क्या कहा, आइए सबसे पहले वो देखें। 40% से ऊपर मुस्लिम शहीद हुए और कुछ भी नहीं मिला। सबसे ज्यादा नाम मुसलमानों का ही आता है। मोदी सरकार की योजनाएं हैं जैसे पीएम आवास योजना, धन योजना, उज्ज्वल योजना, सौभाग्य योजना, तो क्या इनमें सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को मिला है? तो क्या 2024 के चुनाव में जो है मुस्लिम जो है मोदी के साथ आएंगे? नहीं, मुस्लिम मोदी के साथ नहीं आएंगे। यह है 85% अगर पिछड़ी जाति के लोग हैं और 15% अगली जाति के लोग हैं, तो 85% के आदमी को अगर टिकट मिलेगा तो सारे लोग उसे मिलकर लड़ाएंगे चुनाव और उसे जिताने का काम करेंगे। मुस्लिम वोट तो बटा हुआ है, आज तक आज़ादी से लेकर आज तक मुस्लिम वोट बटा हुआ है और सारी राजनीतिक पार्टियां मुसलमान को बांट के, अंसारी, पठान, गुला, उन्हें सब में बांट के सहती, तो बांट के करने में बांटने की राज जो अंग्रेज छोड़ गया, डिवाइड एंड रूल वाली, वही मतलब यहाँ पे हो रहा है। मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करने वाली पार्टियों के सामने ये भी चुनौती है कि टिकट बंटवारे में केवल मुसलमान उम्मीदवार को देखा जाएगा या पसमानदा मुसलमानों को तवज्जो दी जाएगी। ये हमने मध्य प्रदेश के 3 शहरों इंदौर, जबलपुर और बुरहानपुर के मुसलमानों से जाना। कभी नहीं मिला है जब तक ये लोग थे, कांग्रेस है या जो भी सरकार थी। अगर आज आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किए? पहले करना था ना। अब तो सबको सब कुछ मिल रहा। अब तो कांग्रेस सरकार जब तक रही मुसलमानों को हक नहीं दी, मुसलमानों का शोषण करी है, मुसलमानों को सिर्फ गुमराह करी है, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी नहीं करी। अभी तक तो नहीं मिल पा रहा।
और चाहेंगे कि आगे आने वाली जो सरकार बनेगी उससे मिल जाए। अभी तक कांग्रेस ने तो मुसलमानों को बांटकर, बीजेपी से डराकर, लालच देकर इस तरीके से शासन किया है, लेकिन अब जो है मुसलमान बहुत समझदार हो गया है। जातिगत जनगणना होने के बाद जो बात सामने आई है, इसका असर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने का मुसलमानों पर और ना ही वो टूटेंगे, लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ देखते हुए निश्चित रूप से वोटों का बंटवारा हो पाएगा। मुसलमानों के एक तबके को ये उम्मीद है कि चुनाव में मुस्लिम जातियों का मुद्दा एक बड़ा असर जरूर पैदा करेगा। मुसलमानों की जाति में बीजेपी तो काफी पहले से वोट बैंक तलाश रही है और अब बीजेपी ने नीतीश लालू से लेकर अखिलेश तक, या यूं कहें कि इंडिया अलायंस को उन्हीं के हथियार से मात देने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है, जिससे मुसलमान भी बीजेपी को वोट देंगे। मोदी को लेकर के जो पिक्चर पेस्ट की गई है वो प्रखर हिंदुत्व की पिक्चर है, पर यह जरूर है कि 3 तलाक के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी का जो स्टैंड है, उस स्टैंड ने 18 से लेकर 40 साल तक की मुस्लिम महिलाओं में एक आकर्षण पैदा किया है। वो वोट दें ना दें, क्योंकि वोट तो उनके घर वाले गवर्न करते हैं कई बार, पर उनके मन में ये जरूर है कि उन्हें हिंदू यानी बहुसंख्यक स्त्रियों की तरह स्वतंत्रता मिली है। इसलिए 18 से 40 साल तक की औरतें नरेंद्र मोदी को पसंद करती हैं। अगर अवसर मिलेगा तो वो वोट भी देंगी। 2014 में सत्ता संभालते ही मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए बजट की राशि बढ़ा दी थी। 3 तलाक का दंश झेल रही मुस्लिम महिलाओं को कानून बनाकर उन्हें बराबरी का हक दिलाया। सऊदी अरब से बातचीत कर हज का कोटा बढ़ाया। इन सब के अलावा पसमानदा मुसलमान तो लंबे समय से प्रधानमंत्री के फोकस में रहे हैं। बीजेपी की पिछली 2 कार्यकारिणियों 2022 में हैदराबाद और जनवरी 23 में दिल्ली में खास तौर पर उन्होंने उनका जिक्र भी किया। पसमानदा मुसलमानों में बीजेपी के लिए भरोसा जगाने के लिए निकाली गई स्नेह यात्राओं का असर भी दिखने लगा है। इंशाअल्लाह मोदी जी फिर आएंगे, मोदी जी के साथ मुसलमान जाएंगे और अभी 2023 में शिवराज सिंह के साथ मुसलमान जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी को वोट दिए जाएंगे। मुस्लिम के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ कई मुस्लिम को मिला है, सभी को मिला है। कई योजनाएं, लाडली बहना योजना अभी चल रही है एमपी में, उसका भी फायदा मिला है। तो बिल्कुल बीजेपी को वोट देंगे मुस्लिम। ये वही मुस्लिम वोटर है जो पहले बीजेपी के खिलाफ किसी विपक्षी उम्मीदवार को वोट दे देते थे, बीजेपी की ओर झांकते भी नहीं थे। लेकिन अब मुस्लिम वोटर्स का मूड बदल रहा है और बदल रहा है बीजेपी की सियासत का तरीका भी। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में अंदाजन 8% मुसलमान वोट बीजेपी के खाते में गए। यूपी के निकाय चुनाव में सीएम योगी ने 395 मुसलमानों को बीजेपी के टिकट पर लड़ाया। इनमें 90% पसमानदा मुसलमान थे और ये बीजेपी का प्रयोग कामयाब रहा। 61 मुसलमानों को जीत मिली। यानी जिन मुसलमानों को बीजेपी का नाम लेकर डराया जाता था, अब उन्हीं मुसलमानों का रुझान बीजेपी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जब से योगी जी आए हैं, आने के बाद जो वहाँ विकास हुआ है, जो काम हुआ है, लोगों ने बहुत भयभीत किया मुस्लिम समुदाय को कि अगर यहाँ बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भयभीत थे, इसमें भी वो थी नहीं। जब से आए हैं, आप कुछ समय चले ही, चलने के बाद जब विकास का काम हुआ है, मुस्लिम समुदाय का जब काम चालू हुआ है, उनके साथ कांधे से कांधे मिला के सरकार और समाज दोनों साथ में खड़े हुए हैं, तो लोगों को समझ में आया, फर्क समझ में आया कि यार हम कहाँ भ्रम में थे। अगर ये झूठ ना बोले तो हम तो ये कहते हैं 50 साल राज करेंगे, हम 100 साल राज करें। बीजेपी वाले किसने मना करा? मुसलमान साथ देगा इनका। यूपी में मुसलमानों की आबादी 19% है, लेकिन योगी राज में 35% मुसलमानों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। यही वजह है कि मुसलमान 24 के चुनाव का रुख बदल सकते हैं। निश्चित तौर पर इस बार जो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेंज सरकार में दिखाई पड़ रहा है कि बहुत सी योजनाओं में मुसलमानों की भागीदारी बढ़ रही है और मुसलमानों को बीजेपी अपने साथ जोड़ने का जो एक अभियान चलाया हुआ है, इसका असर निश्चित रूप से चुनाव के समय दिखाई पड़ सकता है और ये वोट में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि एक जो लाभार्थी ग्रुप है उसमें मुस्लिम वर्ग भी अगर जुड़ता है और उसे भी ये सारे लाभ मिल रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। स्नेह यात्रा के जरिए बीजेपी न सिर्फ 80 लोकसभा वाले यूपी बल्कि बिहार, बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में भी राजनीति साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की तरफ मुसलमानों के बढ़ते रुझान और अब पसमानदा मुसलमानों के आंकड़े इंडिया अलायंस की मुश्किलें बढ़ाते तो नजर आ ही रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मुसलमानों के वोट जातियों में बिखरने से परेशान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।